पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम में आइए सुने मैनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्कर दुबे से इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट इस विषय पर व्याख्यान। ये लेक्चर बीकॉम बीए प्रबंधन अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है, साथ ही बीबीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय पर आधारित है। सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार। नमस्कार, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। यह विषय बीकॉम बीए प्रबंधन अंतिम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र, बीबीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय से आधारित है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ब्रॉड टॉपिक है जिसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश आज हम करेंगे। इसमें हम मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर जानेंगे तथा मार्केटिंग के महत्वों पर भी प्रकाश डालेंगे। बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट दो तत्वों पर आधारित होते हैं। एक है बाजार, जिसे हम मार्केट कहते हैं, और दूसरा मनुष्य की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं, जिसे नीड एंड विलिंगनेस कहा जाता है। आवश्यकता एवं इच्छाओं द्वारा संभावित लेन देन या पोटेंशियल बाइंग को वास्तविक लेन देन या एक्चुअल परचेज में परिवर्तित किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट या विपणन प्रबंधन ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं, जिसे हम कस्टमर नीड्स तथा विलिंगनेस ऑफ कस्टमर कहते हैं, पर आधारित होते हैं। मार्केटिंग की परिभाषा जानने के पूर्व इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। किसी भी फर्म के लिए मार्केटिंग कस्टमर के नीड्स, वांट्स और डिमांड पर आधारित होते हैं। नीड्स हमारी बेसिक नेसेसिटी होती हैं जो सभी इंडिविजुअल की लाइफ में महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे नीड फॉर फूड, नीड फॉर क्लॉथ, नीड फॉर शेल्टर। यह बेसिक नीड हमें बाजार में आधारित विभिन्न प्रोडक्ट्स को खरीदने पर विवश करती हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि बारिश के दिनों में हम छाते या रेनकोट की आवश्यकता पड़ती है। जब इसकी आवश्यकता नहीं होती, तब तक कोई भी व्यक्ति इन उत्पादनों को नहीं खरीदते। कस्टमर की बेसिक आवश्यकता पूर्ण होने के पश्चात वांट्स का जन्म होता है। वांट्स को एक्स्ट्रा सेटिस्फायर ऑफ नीड भी कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल यह भी हो सकता है कि जब हमें प्यास लगती है तो हम प्यास मिटाने के लिए पानी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई बार इसे कोल्ड ड्रिंक या जूस के माध्यम से भी किया जा सकता है। यहाँ पर पानी नीड फुलफिलमेंट का जरिया है, जबकि जूस कस्टमर के वांट्स को फुलफिल करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कस्टमर का नीड जरूरी आवश्यकताओं से संबंधित है तथा वांट्स आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात हमारी इच्छाओं पर आधारित होते हैं। नीड्स और वांट्स के पश्चात डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम डिमांड को समझना चाहें तो यह दो फैक्टर पर आधारित होती हैं। पहला विलिंगनेस टू परचेज और दूसरा एबिलिटी टू पे। किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड हेतु इन दोनों क्राइटेरियाज का फुलफिल होना अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी ब्रांड की कार खरीदने हेतु कस्टमर का विलिंगनेस या खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। साथ ही इच्छा की पूर्ति हेतु एबिलिटी टू पे या खरीदने की क्षमता भी अति आवश्यक है। यह एबिलिटी टू पे हमारी परचेजिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। इन दोनों क्राइटेरिया में अगर कोई एक भी क्राइटेरिया की पूर्ति नहीं हो पाती तो डिमांड अधूरा रह जाता है। एक प्रोडक्ट या उत्पाद के विक्रय या सेल्स हेतु यह अति आवश्यक है कि हम कस्टमर्स के नीड्स, वांट्स तथा डिमांड को समझें, क्योंकि बाजार में उपलब्ध प्रोडक्ट्स का चयन कस्टमर द्वारा इसी आधार पर किया जाता है। नीड्स और वांट्स पूर्ण करने हेतु प्रोडक्ट्स या वस्तु की आवश्यकता होती है। एक प्रोडक्ट या वस्तु टैंजिबल और इनटैंजिबल एंटिटी होती है। टैंजिबल कंपोनेंट का अर्थ होता है कि जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बाजार से एक बैग खरीदते हैं तो उसका निर्धारित पैमाना होता है, जैसे कलर, डिज़ाइन, साइज, टेक्सचर।
जिसके आधार पर हम उसे देख या छू सकते हैं। लेकिन सर्विस आधारित प्रोडक्ट टेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, जिसे हम देख या छू नहीं सकते पर केवल फील या एहसास कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ हमें कोई वस्तु नहीं दी जाती, बल्कि एंटरटेनमेंट के आधार पर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता बल्कि एहसास किया जा सकता है। बाजार आधारित वस्तु या प्रोडक्ट टेंजिबिलिटी या इनटेंजिबिलिटी के आधार पर गुड्स या सर्विस में विभाजित किया जा सकता है। कस्टमर या ग्राहक द्वारा इस गुड्स या सर्विसेज को खरीदने तथा व्यवहार करने के पश्चात यूटिलिटी प्राप्त होते हैं, जिससे कस्टमर सैटिस्फाइड या अनसैटिस्फाइड महसूस करते हैं। प्रत्येक प्रोडक्ट का एक मूल्य या प्राइस होता है, जिससे वैल्यू तथा सैटिस्फैक्शन का निर्धारण किया जाता है। किसी प्रोडक्ट या वस्तु को खरीदने या बेचने के प्रोसेस में एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हैं। एक्सचेंज का अर्थ मॉनिटरी एक्सचेंज फॉर वैल्यू से है, जैसे हम किसी भी वस्तु को खरीदने पर बेचने वाले को पैसे देने पड़ते हैं तथा उस मनी के आधार पर हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इस लेन देन को हम ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। बाजार में ट्रांजैक्शन के दौरान रिलेशनशिप और नेटवर्क बिल्ट होते हैं। उदाहरण के रूप में जब हम किसी शॉपिंग मॉल, बाजार या दुकान से सामान्य प्रोडक्ट परचेस करते हैं तब एक रिलेशनशिप या नेटवर्क बिल्ट होता है। मार्केटिंग नेटवर्क उसे कहते हैं जो कंपनी के सारे सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स जैसे कि कस्टमर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स तथा एजेंसी को जोड़ कर रखते हैं और इनके बीच फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। यह सारी क्रियाएं एक मार्केट या बाजार में होती हैं। एक मार्केट वह स्थान है जिसमें बायर्स यानी कस्टमर्स और सेलर्स यानी मार्केटर्स मिलकर एक्सचेंज प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन का जन्म होता है। इस कंप्लीट प्रक्रिया को समझने के पश्चात हम मार्केटिंग के डेफिनेशन को एनालाइज करेंगे। फिलिप कोटलर द्वारा 1984 में मार्केटिंग का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दिया गया है। मार्केटिंग is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and values with others. दूसरों शब्दों में इसे बोला जाए तो मार्केटिंग सोशल तथा मैनेजरियल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का तात्पर्य सोसाइटी से है तथा मैनेजरियल प्रोसेस का तात्पर्य कंपनी में बैठे मैनेजर से है, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग आदि प्रक्रियाओं में कंपनी में सहायक होते हैं। इस सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस के द्वारा सोसाइटी में रह रहे व्यक्तियों तथा समूहों को उनकी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं अनुसार उत्पाद या प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है, जिससे कि वह वैल्यू डिराइव कर सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। मार्केटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अपने कस्टमर को सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना होता है, जिससे कस्टमर को भविष्य में रिपीट परचेस के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरा, मार्केटिंग अपने विभिन्न सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स द्वारा डिमांड जनरेट करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर सैटिस्फाइड कस्टमर्स अपने आसपास के लोगों को उस प्रोडक्ट को परचेस करने हेतु समय समय पर प्रेरित करते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट का डिमांड में वृद्धि होती है। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव अपने कस्टमर्स या ग्राहकों को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना भी है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स का अभिप्राय कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन से है, जिससे ग्राहकों को नई टेक्नोलॉजी आधारित हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स प्राप्त हो सकें। मार्केटिंग किसी भी संस्था के लिए गुडविल प्रोवाइड करने में सक्षम है, जिससे कस्टमर की लॉयल्टी या विश्वसनीयता तथा ब्रांड इमेज में वृद्धि होती है। लास्टली, मार्केटिंग का गोल हायर सेल्स वॉल्यूम जनरेट कर अधिक से अधिक प्रॉफिट या लाभ कमाना होता है, जिससे कंपनी का विकास हो सके। अब जब हम जान चुके हैं कि मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्या हैं और
इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, हम मार्केटिंग तथा सेलिंग में अंतर जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम सोचते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग दोनों ही एक समान प्रक्रिया है, जिसमें वस्तुओं का क्रय या विक्रय, जिसे हम सेलिंग या परचेज कहते हैं, वो किया जाता है। लेकिन अगर हम इसे डीपली एनालाइज करें तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत सारे अंतर पाएंगे। सबसे पहला अंतर है मार्केटिंग का ओरिजिन पॉइंट। मार्केटिंग का एक ओरिजिन पॉइंट एक बायर या खरीदार होता है, वहीं सेलिंग का ओरिजिन पॉइंट विक्रयकर्ता या सेलर होते हैं। मार्केटिंग हमेशा कस्टमर या ग्राहक के नीड्स तथा वांट्स या आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है, जबकि सेलिंग कॉन्सेप्ट विक्रयकर्ता या सेलर की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को ध्यान में रखते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर मार्केट के अंतर्गत प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी पर आधारित है, जबकि सेलिंग कॉन्सेप्ट हमेशा सेल्स या विक्रय को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। सबसे बड़ी डिफरेंस मार्केटिंग तथा सेलिंग में कस्टमर बेस्ड सेटिस्फेक्शन को लेकर है। मार्केटिंग एक कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस है जो हमेशा एंड कस्टमर को सेटिस्फाइड देखना चाहता है, जबकि सेलिंग एक बिजनेस प्रोसेस है जो गुड्स या प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने तथा उनके सेल्स या विक्रय पर अधिक बल देता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में किसी भी उत्पाद या प्रोडक्ट के प्राइस मार्केट कंडीशंस के आधार पर फिक्स किए जाते हैं, जबकि सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट का प्राइस फिक्सेशन उसके प्रोडक्शन कॉस्ट या उत्पाद लागत पर डिपेंडेंट होते हैं। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या बनाने हेतु बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इंटीग्रेशन या समन्वय देखा जा सकता है। यह केवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ही है, जहां सभी डिपार्टमेंट्स के कार्य अपने आप में निर्धारित होते हैं, जबकि सेलिंग के कॉन्सेप्ट में यह डिपार्टमेंट्स लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तथा ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसमें समझना यह सबसे महत्वपूर्ण है कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा कस्टमर से प्रारंभ होकर कस्टमर में ही एंड या शेष हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने के पूर्व कस्टमर्स के नीड्स तथा वांट्स को ध्यान में रखकर परीक्षण किया जाता है। इसके अनुसार कस्टमर्स को ही मार्केटिंग का फलक्रम पॉइंट या किंग माना गया है, जबकि सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सेलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन या उत्पादन होता है और यह एक कस्टमर पर जाकर पूर्ण होते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत प्रोडक्ट की वारंटी तथा गारंटी कवर होते हैं, जबकि सेलिंग के अंतर्गत प्रोडक्ट में गारंटी या वारंटी कवर नहीं होते। अमूमन हम सब जैसे कस्टमर्स किसी दुकान से कोई सामान अगर खरीदने जाते हैं तो उसके सर्विस पार्ट जैसे गारंटी या वारंटी कवर्ड है कि नहीं, इसके बारे में ज़रूर पूछते हैं। जिन प्रोडक्ट्स के अंतर्गत यह कवर्ड नहीं होते उसे हम परचेज प्रेफरेंस नहीं देते। यह गारंटी या वारंटी कवर केवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में ही होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है तथा सेलिंग मार्केटिंग का एक पार्ट है। मार्केटिंग तथा सेलिंग कॉन्सेप्ट का एक और अगर उदाहरण लेना चाहें तो सपोज हम बाजार से एक बैग लेने जाते हैं तो कई सारे वेंडर्स बाजार में मिलते हैं, कई सारे दुकान्स मिलते हैं जिसे हम हमारे चॉइस की बैग हमारे अनुसार खरीद सकते हैं। लेकिन सभी बैग्स में हमें वारंटी या गारंटी नहीं प्राप्त होती हैं। केवल कुछ ही ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो हमें बैग के परचेज के ऊपर गारंटी या वारंटी देते हैं। इससे हमें पता लग सकता है कि जहां गारंटी या वारंटी इन्वॉल्व नहीं होते वह सेलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमें वारंटी या गारंटी कवर प्राप्त होते हैं, वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इस चरण में हम मार्केटिंग के महत्वों को जानने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग के महत्व को 4 डिफरेंट एंगल से स्टडी किया जा सकता है। सबसे पहला, किसी फर्म में इसकी भूमिका या रोल के आधार पर। इंफॉर्मेटिव मार्केटिंग किसी भी व्यवसाय या बिजनेसमैन को नई टेक्निक्स के साथ अवगत कराते हैं जिससे वह अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकते हैं। यह इनोवेशन या नवाचार एक माध्यम है जिससे पुराने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में बदला जा सकता है जो कस्टमर्स के अनुसार सुइटेबल हों। इफेक्टिव मार्केटिंग मार्केट रिसर्च पर आधारित होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने के पूर्व कस्टमर्स के इच्छाओं, आकांक्षाओं
रुचियों का अध्ययन कर प्रोडक्ट्स के निर्माण पर ध्यान देते हैं। बाद में कस्टमर्स के बदलते प्रेफरेंस के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स में समय समय पर बदलाव किया जाता है या प्रोडक्ट को अपग्रेड किया जाता है, जिससे कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को यूज करके बोरियत महसूस ना करे। इफेक्टिव मार्केटिंग द्वारा एक फर्म या संस्थान का विकास एवं विस्तार भी होता है, जिससे भविष्य में बनने वाले प्रोडक्ट्स या ऑफरिंग को एक्सटेंड किया जा सके। ग्राहकों की संतुष्टि या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के माध्यम से लाभ या प्रॉफिट कमाने की विचारधारा को अपनाया जाता है। केवल डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इफेक्टिव मार्केटिंग द्वारा बिजनेस में सफलता प्राप्त किया जा सकता है। इफेक्टिव मार्केटिंग द्वारा इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से स्थान बनाया जा सकता है, जिससे एक्सपोर्ट या निर्यात को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट करने हेतु इफेक्टिव मार्केटिंग टूल की आवश्यकता होती है, जिससे संस्थान इस व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को आसानी से मुकाबला कर सके। इफेक्टिव मार्केटिंग एक फर्म या संस्थान को उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में सहायक होती हैं, जिससे हायर डेवलपमेंटल गोल्स को अटेंड या प्राप्त किया जा सके। इफेक्टिव मार्केटिंग संस्था के लाभ या प्रॉफिट में वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स के द्वारा इफेक्टिव डिमांड में बढ़ोतरी होती है, जिससे फर्म के कांस्टेंट इनकम को बढ़ावा मिलता है। कम प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने द्वारा कस्टमर्स के मध्य वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे संस्थान को ख्याति प्राप्त होती है। मार्केटिंग के महत्व उपभोक्ताओं या कस्टमर्स के आधार पर भी किया जा सकता है। इफेक्टिव मार्केटिंग के आधार पर कस्टमर्स घर बैठे विज्ञापन देखकर अपने इच्छा अनुसार विभिन्न प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिससे वे अपने रुचि के आधार पर खरीद सकते हैं। विभिन्न फर्म के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कस्टमर को फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रदान करते हैं, जिससे कि वह डिफरेंट प्रोडक्ट्स या वस्तुओं के डिज़ाइन, टेक्सचर, कलर, क्वालिटी, प्रमोशन, प्राइस के आधार पर इवैल्यूएट कर चॉइस कर सके। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या जानकारी तथा प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के प्रोसेस में ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे वह तकनीकी वस्तुओं के उपयोग को भी आसानी से समझ सकें। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं, तो इसके फीचर्स को समझने के लिए या जानने के लिए विभिन्न माध्यमों से जानकारी अर्जन करना होता है तथा फर्म द्वारा दिए गए निर्देशों को समझने के पश्चात तथा विज्ञापन आधारित नॉलेज एक्वायर करने पर हमें यह जानकारी मिल जाती है, जिससे हम उस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने में आसानी होती है। इफेक्टिव मार्केटिंग द्वारा ग्राहकों को समय समय पर बाजार आधारित इंफॉर्मेशन या सूचनाएं भी प्राप्त होती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी नए प्रोडक्ट के लॉन्च या पुराने प्रोडक्ट के अपग्रेडेशन या सेल्स प्रमोशन आधारित छूट की जानकारी समय समय पर ग्राहकों को विज्ञापन, ईमेल, टेलीमार्केटिंग आदि द्वारा दिया जाता है, जिससे कस्टमर्स या ग्राहकों की समझ में वृद्धि होती है। इससे ग्राहकों को लंबे समय तक कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करने हेतु प्रेरित किया जा सके। मार्केटिंग सबसे अधिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इफेक्टिव मार्केटिंग द्वारा प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम किया जा सकता है, जिसके आधार पर समाज को उनकी अपेक्षा अनुसार कम मूल्य या प्राइस पर उत्पाद या प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों तथा लोगों के लिए मार्केटिंग उचित एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर मार्केटिंग होलसेल या थोक व्यापार, रिटेल या फुटकर व्यापार, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिविटी आधारित रोजगार के अवसरों को जन्म देते हैं, जिससे कि समाज तथा समाज के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में अवसर प्रदान करें। सबसे बड़ी चीज कि एक विकसित मार्केटिंग व्यवस्था से लोगों के ज्ञान का विस्तार और विकास होता है, जिससे समाज में रहे लोगों का जीवन स्तर या क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन होता है। यह सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों को भी समाप्त करने में भी सक्षम भूमिका रखते हैं। मार्केटिंग देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के लिए भी लाभप्रद है। देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रिलेटेड वस्तुओं का निर्माण करके
तथा इनके उपयोग में लाकर एग्रीकल्चरल यील्ड्स को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर एग्रीकल्चर तथा अन्य उद्योगों के लिए अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव हो पाते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग द्वारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में वृद्धि होती है जिसके माध्यम से सरकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों या जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं उसमें वृद्धि होती है। इफेक्टिव मार्केटिंग द्वारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र में प्रोडक्ट्स की डिमांड तथा सप्लाई में संतुलन स्थापित किया जा सके। यह बाजार आधारित तेजी या मंदी चक्र के संतुलन बनाए रखने में अति सहायक होते हैं। यह डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद के इन्फ्लेशन या प्राइस राइज पर आधारित होते हैं। डिमांड तथा सप्लाई गैप को कम करने, इन्फ्लेशन या प्राइस राइज को कंट्रोल करने में यह सहायक है। कस्टमर के लेवल पर प्रोडक्ट प्राइस की अधिकता को कम कर कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इफेक्टिव मार्केटिंग द्वारा प्रोडक्शन या उत्पादन में वृद्धि हेतु नए कंपनियों या उपक्रमों को स्थापना की जाती है जिससे देश की आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इफेक्टिव मार्केटिंग द्वारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है जिससे देश में उपलब्ध ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट होती है जो देश के आर्थिक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ज्योतिष योग का साधन उन्नत, पर्यावरण विमल हो, मनुष्यता विकसित हो, सब में जीवन सजल सुफल हो। ज्ञान विज्ञान सत्य शिव सुंदर, सबका हो